इस वीडियो का टाइटल मेरे एक दोस्त ने दिया है और ध्यान से इसे पढ़ोगे तो तुम्हें डबल मीनिंग मिलेगी, जो कि आज की वीडियो से परफेक्टली बैठता है। पहले तो आइडिया यही था कि फुल ब्लोन उसी टॉपिक को कवर करूंगा जिससे वीडियो डिमोनेटाइज्ड हो जाती है, लेकिन सही बताऊं मैं उसको लेकर इतना कुछ एक्साइटेड नहीं था। इसके अलावा मुझे काफी टाइम से और भी ढेर सारी रैंडम मीडियाज पे बात करने की चाह हो रही थी, लेकिन उन्हें परफेक्टली किसी कैटेगरी के अंदर प्लेस नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए इस वीडियो का इजाद हुआ है जहाँ मैंने दोनों टॉपिक्स को एक साथ जोड़ दिया है। तुम्हें अगर अभी भी समझ नहीं आया कि इसमें क्या होने वाला है तो भूत, दंगे, जादू, साइंस और ढेर सारी छिछोरता, इससे 3 फायदे हो जाएंगे। पहला, वीडियो बनाने के लिए मैं एक्साइटेड रहूंगा, जो कि सबसे जरूरी है, वरना गू भी देखने को नहीं मिलेगा किसी को। दूसरा, तुम लोगों की छिछोरता वाली रिकमेंडेशन को भी मैं कवर कर दूंगा। तीसरा, शायद डिमोनेटाइजेशन से भी बच जाऊं। तो आज की वीडियो में मैं फिक्शन जॉनरा के होली ट्रिनिटी के अंदर आने वाली मेरी रिसेंटली कंज्यूम मीडियाज पे टिप्पणी देने जा रहा। फैंटेसी, साईफाई और हॉरर, हर नर्डी व्यक्ति की तरह मैं भी इन तीनों जॉनरा का फैन हूं। तीसरे वाले का तो जिक्र कर करके मैं भी बोर हो चुका हूं, इसलिए सबसे पहला मीडिया उसी जॉनरा के अंदर आता है, मेरी मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्म नॉस्फेरातु। ये फिल्म मेरे चैनल के थीम से बिल्कुल परफेक्टली बैठता है। पहले शॉट में लड़की का क्लोजअप रख दिया गया और पूरी शिद्दत से आहें छोड़ ली, बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली। पिशाच ने अगली की पुकार सुन ली और उसे बेडरूम की जगह आज आउटडोर करने का मन किया है। फिर इस फिल्म का मुझे सेल करने वाला शॉट, शुरू के सीन से ही तुम्हें प्रॉमिस कर दिया गया है कि खूबसूरत शॉट्स मिलेंगे। नॉस्फेरातु अंकल बीच बीच में आके दहशत फैलाएगा, बॉडी कंटोर्शन और छिछोरता, पूरी फिल्म इन प्रोमिसेस को कायम रखती है। भाई ये लड़की का बॉडी कंटोर्शन वाला सीन ऐसा इंटेंस था, ऐसे तगड़े तगड़े डायलॉग्स मुफ्त में फेंके जा रहे, खासकर कि विलियम डेफो। फिर द लाइट हाउस देखने के बाद ये एक्टर और इस डायरेक्टर से हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं। बेस्ट एस्पेक्ट मुझे इस फिल्म का थीम लगा कि कैसे फीमेल की सेक्सुअलिटी को सोसाइटी जज करती है। एक तरफ इस औरत को ऐसे आए छोड़ने को सिकनेस और इविल स्पिरिट का पोजीशन बता दिया गया है, दूसरी तरफ इस आदमी का अपनी बीवी के लिए थर्स्ट को लव की तरह दिखाया गया है, जिसे बाद में इतनी डिस्टर्बिंग तरीके से कंक्लूड किया जाता है। इस फिल्म का एक पर्टिकुलर डायलॉग इंटरेक्शन है जिसपे मैं और मेरे दोस्त ने काफी देर तक बात करी थी। पहली बात, इस डायलॉग का इफेक्ट तो देखो, साफ शॉक था। इसे सीधा साधा देखेंगे तो ये लड़की अपने पति को ललकार रही है उसकी मर्दानगी पे ऐसे कमेंट्स देके, लेकिन मुझे ये सबटेक्स्ट में ऐसा फील हुआ था कि ये असलियत में बिल्कुल अपोजिट करने की कोशिश कर रही है। इसे पता है कि नॉस्फेरातु इन्हें सुन रहा है तो ये उसे ललकार रही थी, लेकिन इसके पति ने ये बात सच में अपने ऊपर ली थी और फिर वही कमर चलाव वाला सेक्शन चालू होता है। लेकिन उसके इस इंटरप्रिटेशन के बाद भी लड़की का मेन पर्पस तो अपने पति को इसी क्रिया के लिए उत्साह नहीं था। तो इसलिए हम दोनों काफी देर तक इस इंटरेक्शन की बात कर रहे थे कि सच में डीप था भी कि बस शॉक वैल्यू के लिए ही था। और ये फिल्म अपने थीम्स के लिए ऐसे ही ढेर सारे डिस्कशन ओपन कर देती है, इसलिए मुझे काफी थाकड़ सी लगी और विजुअल्स आंखों के लिए ट्रीट तो थे ही। काफी दिनों बाद मैंने अपनी नॉन एनिमे वाली वीडियो दोबारा खोली थी कमेंट्स में रिकमेंडेशंस देखने के लिए। मैंने डिसाइड किया था कि जिस भी मीडिया के बारे में 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने इच्छा दिखाई होगी उन्हें पहले कवर करूंगा। जब फाइनल लिस्ट तैयार हुई और एक एक करके उन्हें देखना चालू किया तो तुम लोगों ने होसल के सिर्फ डिस्टर्बिंग चीजें रिकमेंड की हुई है। मैं समझता हूँ कि उस वीडियो में और दूसरी वीडियो में मैंने स्लीपलेस, बाइबल ब्लैक, मेटामॉर्फोसिस और यूफोरिया को तवज्जो दी थी, लेकिन भाई यहाँ घिनईता की हदें पार हो चुकी है। और शुरू करते हैं घिनईता नॉन एनिमे नंबर 1 से, नाइट शिफ्ट नर्सेस। सबसे पहले सबसे हैरानी वाली बात, ये पहला नॉन एनिमे था जिसमें फुल लिरिक्स और वोकल परफॉर्मेंस के साथ ओपनिंग है। साफ तुम्हें दिखेगा कि इन आर्टिस्ट को अपने आईपी पे पूरा घमंड है कि बड़े नामी एनिमे से भिड़ेगा। इस शो का बेसिक आइडिया इतना है कि हर एपिसोड में एक सेल्फ कंटेन्ड कहानी होगी जिसमें हम एक नई नर्स को फॉलो करते हैं। पहले तुम्हें लगेगा कि ये लोग तो बड़ी संस्कारी है, फिर स्टोरी में स्विच आता है, सबके सब खुले विचारधारा वाली हो जाती है। एक्चुअली विचारधारा के अलावा भी काफी कुछ खुलता है। इस एनिमे का असलियत में ट्विस्ट ये था कि इसके बाद फिर से एक स्विच आता है जब पूरा एनिमे हॉरर की दिशा जाने लगता है। हमें पता चलता है कि कुछ लड़कियां अलग ही लेवल पे साइको है या नहीं है तो उन्हें कर दिया जाएगा। और फिर जो उनका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है उसे जिस तरह से स्टाइलिस्टिकली एनिमेट किया गया है वो मेरा फेवरेट पार्ट था। जैसे बीच में किसी ने नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन लगा दिया हो, स्क्रीन फ्लिकर करने लगेगी, वही एनिमे का डिस्टर्बिंग फेस वाला क्लोजअप शॉट, थोप के भाव में नॉइज और ब्लर लगा देना। और किसी दिन एनिमेटर के कुछ ज्यादा चक्षु खुल गए तो ऐसे शॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वियर्ड हॉरर प्लॉट के अलावा जो मेन कंटेंट है उसके लिए मैं ये किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। सारी प्रकार की वार्निंग ले लो यहाँ पे। अब एक हॉरर मीडिया हो गया है और एक ना देखने वाला मीडिया हो गया है, तो चलो साई-फाई में घुसते हैं। टेक्निकली ये फैंटेसी है, लेकिन तुम समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्यून 2, एक्चुअली दोनों पार्ट्स को ही ले लो, क्योंकि पहले ड्यून भी मैंने 2023 में जाके देखी थी, तो मुझे सेकंड पार्ट के लिए इतना कुछ ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। मैं और मेरा दोस्त ड्यून को इस समय का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मानते हैं, लेकिन हैरानी से इन मूवीज को उस लेवल का दर्जा नहीं मिला। ड्यून का प्लॉट स्ट्रक्चर इतना बेसिक है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही, वन ऑफ द पायनियर साइ-फाई फैंटेसी है, लेकिन इसी कारण मुझे ये काफी ज्यादा चार्मिंग लगी, क्योंकि काफी सालों से मैंने इतनी बॉन्कर चीजें देख ली थी कि मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर में सॉलिड स्टोरी देखने का मन था, जिसपे मुझे भरोसा हो कि एंडिंग घटिया नहीं होगी। हाँ, मैं
मैं गेम ऑफ थ्रोन्स को ही गाली दे रहा हूँ यहाँ। इन फिल्म्स की सबसे धाकड़ चीज आंख बंद करके विजुअल्स है, मतलब आंख खोल के। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं रेगिस्तान को देख के मेस्मराइज्ड हो जाऊंगा। ये सबके ऊपर टाइट डायलॉग्स, वियर्ड वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कि मैंने सुना है बुक्स में और ज्यादा वियर्ड है। ग्रेट वॉर्म शाही हुलूद को जितनी बार भी स्क्रीन में दिखाया है नजरें हटती नहीं है। इन फिल्म्स की वजह से मुझे ज़ेंडिया तक एक अच्छी एक्टर लगने लगी। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूचर देखना और अटैक ऑन टाइटन का सारी टाइमलाइन को देख के जिनोसाइड का डिसीजन लेना सबका सब ड्यून से आया है। एक्चुअली और भी ढेर सारी चीजें ड्यून से डायरेक्टली लिंक होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम में झांकने वाला कॉन्सेप्ट सोच के मेरा निचला जबड़ा फर्श छू देता है। ड्यून को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट वियर्ड एनिमेटेड फिल्म फैंटास्टिक प्लैनेट ड्यून की बुक से इंस्पायर्ड थी, और फिर फैंटास्टिक प्लैनेट के विजुअल से ड्यून की फिल्म से इंस्पायर्ड हुई थी। अलग ही लेवल का बटरफ्लाई इफेक्ट चल रहा है यहाँ तक कि मियाज़ाकी की नौसिका वैली ऑफ द विंड में भी मुझे ड्यून नजर आ रहा था। और फिर इस फिल्म का वो आइकॉनिक सीन जब ऑल एट्रेडीज रिवाइव होता है, जिस तरह छाती पीट के लिसन अल गहीब बोलता है, ये चीज मैं कई बार रिपीट पे देख चुका हूँ। सो गुड। मैंने स्टार वॉर्स की पहली ट्रिलॉजी इतने छोटे में देखी थी कि मुझे कुछ भी नहीं याद, तो ड्यून के बाद मैंने पिछले साल ही इसे भी देखना चालू कर दिया। पहली दो फिल्म से सिर्फ देखी थी, हैरानी से मुझे न्यू होप एम्पायर स्ट्राइक बैक से ज्यादा अच्छी लगी। उस समय के हिसाब से मैं देख सकता कि सेकंड फिल्म पहले से विजुअली बहुत ज्यादा अपग्रेडेड थी, लेकिन अभी की नजरों से पहली फिल्म का विजुअल रेयर हो गया है, तो उस वजह से मुझे वो ज्यादा अपीलिंग लगी। साथ में पहली मूवी थोड़ी एडवेंचर्स पे निकलने वाली थी, दूसरी तो प्योर एक्शन है, तो ऐसे मैसिव स्पेस ओपरा में मैं पहले को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहूंगा। बाकी दूसरे फिल्म के लेट डाउन से मैंने अभी तक रिटर्न ऑफ जेडाई नहीं देखी है, अब शायद कंटिन्यू करने का समय आ चुका है। अब डीजेनरेट एनिमे टाइम होता रुको। अब ये वो स्पाइसी एनिमे है जिसने मुझे सच में पहले सीन से इंट्रिग कर दिया था। दरबार में चलते आना और आउट ऑफ नोवेयर उसके लिम्स कट रहे, एल्फिन लीड याद आ गया था। इस एनिमे के इंग्लिश नाम से पूरा प्लॉट इजीली समझ आ जाएगा, क्रिम्सन क्लाइमैक्स। क्रिम्सन का मतलब लाल, मतलब रक्त, और क्लाइमैक्स का मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारी अश्लील जनता को समझाना पड़ेगा। वैसे अभी सोच रहा तो इन दोनों शब्द से कुछ और इमेज बन जा रही है, तो हल्का सा प्लॉट बता ही देता हूँ। कैरेक्टर्स को परम सुख की प्राप्ति करा के पेट में कृपाण भोग दो। गाढ़े खून की छींटे ग्रेविटी के लॉस को भूल के 20 फीट हवा तक उड़ के इन पौधों पे गिरेंगी और वो खूबसूरती से खिल जाएंगे। असलियत में यही पौधे हरामी हैं, इनकी विसिनिटी में आने से आदमी आनंद की लहरों में बहने लगता है। फिर भाई बेसमेंट में ऐसे प्राणी घूम रहे, ठीक ठाक हॉरर मिस्ट्री प्लॉट था, लेकिन असली चार्म बीच बीच में ये फूल के बगीचे वाला शॉट था। सारा एनिमेशन का पैसा इसी सेटिंग और खून की धारा बहाने में लगाया है। ऑब्वियसली मेन क्रियाक्रम में तो लगेगा ही। अब सारे डिरोगेटोरी मीडिया की तरह इसमें भी तुम वार्निंग ले ही लो। तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं इन सारे मीडियाज को वीडियोस में थोड़ा थोड़ा स्पेस आउट करे दे रहा हूँ, जिससे यूट्यूब की नजरों से बच जाए ये सब। लिस्ट में अगला मीडिया है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेबल टॉप आरपीजी पे बेस्ड फैंटेसी फिल्म डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स। इस फिल्म की मैं काफी टाइम से इस चैनल में बात करना चाहता था। बिल्कुल कैजुअल आदमी को मैं इसे बेचना चाहूंगा, तो तुम्हें मार्वल मूवीज के फॉर्मूले में अच्छी रिटर्न फैंटेसी देखनी है तो डंजन्स एंड ड्रैगन मस्ट है। कुछ कोटि की एपिसोड कॉमेडी भरी पड़ी हुई है। अगर तुम आरपीजी फैन हो तो ये मूवी कई ट्रोप्स को इतने फनी वे में यूज करती है, तुम्हें प्योर ऐसा फील होगा कि कोई ढक्कन लोग इन कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। एक्शन सीन्स में मेज और ड्रूइड्स जब अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं, एक दूसरे पे आइकॉनिक स्पेल्स छोड़े जा रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी भी विजुअल मीडियम में बेस्ट सोर्सरी ड्यूल होगा अभी तक की है। और इस फिल्म का मेरा फेवरेट सीन जब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इन्हें ग्रेवयार्ड में जाके मुर्दों से सवाल जवाब करना पड़ता है। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन ये पूरा सेक्शन इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी फनी वे में दिखाया गया है, सिर्फ यही सेक्शन के लिए मैं तुम्हें ये फिल्म रिकमेंड कर सकता हूँ। मुझे देखो हाइस्ट प्लॉट उतना कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन हर हाइस्ट मूवी में एक वो सीन होता है जिसमें उस हाइस्ट का एक नया रूल क्रिएटिवली इंट्रोड्यूस होता है। जैसे इंसेप्शन में सपने के अंदर ही टारगेट को बता देना कि तुम सपने में हो, वैसे डंजन्स एंड ड्रैगन्स में मेन हाइस्ट वाला सीन इतना माइंड ब्लोइंगली क्लेवर वे में किया गया है। और फिर इस फिल्म में ऐसा ड्रैगन है जो खा खा के इतना मोटा हो गया है कि वो उड़ भी नहीं पाता है, तो उसका मेन अटैक अपने भारी बदन से एनिमीज को रौंद दो। किस फैंटेसी में तुम्हें ऐसा काहिल ड्रैगन देखने को मिलेगा आखिर। और फिर से हम आ चुके हैं घिनौना एनिमे नंबर 2 पे, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, एज गेम्स। अब तुम लोगों के रिकमेंडेशंस इस स्तर पे आ चुके थे कि मैं किसी भी चीज का हल्का सा भी वर्णन करूंगा तो वो मुझे बैन करा सकती है। बिल्कुल वेग भाषा में इस एनिमे का जॉनर तुम्हें बताना हो तो बॉडी हॉरर, लेकिन बॉडी में म्यूटेशन के नाम पे फुल एपिसोड छिछोड़ता हो रही है। अलग ही अजूबे हुए जा रहे हैं। जरूरी अंगों का आकार, माप और गिनती ऐसे बढ़ रही है कि जीव विज्ञान के पसीने छूट जाए। ये देखने के बाद मेरे मुख से सिर्फ एक ही वाक्य निकला था, मैंने दुनिया देख ली। अब इस अगले सेक्शन में मैं उन फिल्म्स को रख रहा हूँ जो मेरे हिसाब से बढ़िया थी या उन्हें हाईलाइट करना बनता है, लेकिन उन पे मैं इस वीडियो में इतना कुछ डिटेल में बात नहीं करना चाहता। टोटल 6 फिल्म्स है जिन्हें मैंने एंटरटेनमेंट फैक्टर के हिसाब से रख दिया है। तो वीकेस्ट ऑफ देम ऑल से शुरू करते हैं। नोरोई द कर्स। मेरी ये बिजार जैपनीज फिल्म सीरीज वाली वीडियो देखी होगी तो नोरोई द कर्स वही शिनरित्सु काइकी फाइल कोवासुगी की डायरेक्टर ने बनाया है। इस फिल्म में भी उसी लेवल के बॉन्कर आइडियाज थे, लेकिन सीरियस टोन की वजह से ये पहले का पूरा हाफ इतना स्लॉग हो जाता है। एंडिंग लेकिन काफी तगड़ी थी। द ह्यूमन सेंटीपीड 1-2। इन फिल्म्स का देखो सिर्फ एक ही पर्पस है, तुम्हें डिस्टर्ब करना, और वो चीज इफेक्टिवली कर भी देती है। फिर भी मेरे हिसाब से हर किसी को इन्हें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर लगे पड़े तो इसलिए इसका जिक्र कर दिया यहाँ पे। वन ऑफ द एक्सट्रीम क्रूअल फिल्म है ये। लव एंड मॉन्स्टर्स, फॉल आउट और जुरासिक पार्क को जोड़ दो। बिल्कुल बेसिक पोस्ट एपोकैलिप्टिक सर्वाइवल फिल्म थी। जॉनरा के लिए कुछ नया तो नहीं किया है, लेकिन उस बेसिक फॉर्मूला को सॉलिड तरीके से डील किया है।
बढ़िया मूवी। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 3, इस सीरीज के बारे में मैं अपने टीनेज ईयर्स के बाद बिल्कुल भूल ही गया था। पहली फिल्म अभी भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट फैंटेसी है, थर्ड वाली भी उसी के फुटस्टेप्स में आगे बढ़ाई गई है। प्यारी फील गुड मूवी थी, खासकर ड्रैगन्स के डेट वाला सीन। सुजुमे, आखिरकार मैंने सुजुमे देख दी है। मैं हैरान हुआ था कि वो वायरल हुआ गाना इस मूवी से था। मुझे लगता था कि डीमन स्लेयर की मूवी से। माकोतो शिनकाई की योर नेम की स्टोरी टेलिंग ने मेरा दिमाग फाड़ दिया था। उसी लेवल की एक्सपेक्टेशन रख के मैंने वेदरिंग विद यू देखी थी और मुझे वो मूवी इतनी कुछ खास नहीं लगी। दिखने में धाकड़ थी ही, लेकिन मुझे कुछ इतना फील नहीं हुआ उससे, इसलिए सुजुमे से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर ये वाली मुझे बढ़िया लगी। अभी भी मेरे हिसाब से योर नेम टॉप पे ही है सुजुमे में। लेकिन एक दो चीजें मुझे बड़ी खुन्नस दिला रही थी, जैसे उस बिल्ली को इन लोग पकड़ के भी पकड़ नहीं पा रहे थे। इतनी सारी हॉरर फिल्म्स देखने के बाद मुझे इतना वियर्ड लग रहा था कि ये लड़की अपने ट्रैवल में जितनों से भी मिलती है सबके सब इतने अच्छे से उसे ट्रीट कर रहे हैं। मैं पूरे टाइम सोचता रहा कि अब कुछ बुरा होने वाला है। मतलब मुझे समझ आ रहा था कि ये मूवी दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है वाला मैसेज देना चाहती थी, जो कि फिनाले में काफी होलसम और इमोशनल सा होता है जब वो अपने यंगर सेल्फ से बात करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया इतनी भी अच्छी है। मेरे हिसाब से ये सेम चीज स्पिरिटेड अवे ने की थी, लेकिन उसमें ज्यादा इफेक्टिव था। उसमें भी उसके साथ कुछ ओवर बुरा तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो उन लोगों से भी घिरी हुई थी जो सिर्फ अपने भले का सोच रहे थे। बाकी इस फिल्म का रोमांस एस्पेक्ट भी यूं ही सा था। मेन डुओ से ज्यादा सुजुमे की आंट और इस लड़के के बीच की केमिस्ट्री मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और इस सेक्शन में मेरी फेवरेट फिल्म स्टारडस्ट, नील गेमन द्वारा लिखी एपिक फैंटेसी। इतना क्रिएटिव वर्ल्ड बनाया गया है। सक्सेशन वॉर चल रही है जहाँ सिबलिंग्स की आत्मा तब तक भटकती रहेंगी जब तक सारे भाई मर ना जाए या कोई एक राजा ना बन जाए। दूसरी तरफ सदियों से जीती चुड़ैलें मंडरा रही है। सितारा टूट के धरती पे गिरा जिसका रूप आकार एक ह्यूमन लड़की का है। बिल्कुल चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन के साथ की गई फैंटेसी फिल्म है। और बेस्ट बात ये कि फिल्म में पूरी स्टोरी कंप्लीट है। शिकी खानोजो अब नॉन एनिमे सच में इस जगह आ चुके हैं कि हम लोग फुल घमंड में कह सकते हैं कि वी वॉच इट फॉर प्लॉट। इस लौंडे का दिल इस लड़की पे आ जाता है। बदकिस्मती से लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अब इसे पता चलता है कि बॉयफ्रेंड अलग स्तर पे हरामखोर है और उसकी दर्जनों गर्लफ्रेंड्स हैं। तो इन भाई ने लड़की को इससे बचाने का उपाय सोचा। कैसे? उसे किडनैप करके। ऐसे उपाय किसी को सिर्फ कबीर सिंह देखने के बाद ही आ सकते हैं। अब पहले तो किडनैपर लड़की को बड़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, उसका फेवरेट फूड भी ला के रख देता है, लेकिन लड़की के मुंह से बार बार उस हरामखोर बीएफ का नाम सुन के अपना किडनैपर भैया बौखला जाता है। और फिर हर प्रकार का डोमेस्टिक अब्यूज यहाँ रखते हो। तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसे डार्क थीम्स वाले नॉन एनिमे रिकमेंड किए थे ना, अभी तक कि किसी एक को भी देखने के बाद मैं अच्छा फील करके नहीं उठाऊं। इसकी एंडिंग पे अलग लेवल पे डिस्टर्बिंग थी जब लड़की बिल्डिंग से छलांग लगाती है। भाई साहब, अगर तुम इस चैनल को फॉलो कर रहे हो और अभी तक तोकुसात्सु मीडिया देखना चालू नहीं किया है तो तुम लोगों से मेरी कट्टर दुश्मनी है। जिन्हें तोकुसात्सु नहीं पता तो मैं नहीं बताने वाला, खुद से सर्च कर लो। लेकिन इस वीडियो में मैं अपने फेवरेट की बात तो करूंगा ही। मेरे हिसाब से हॉरर फैंस को तोकुसात्सु में घुसना है तो डायरेक्टर केता अमेमिया बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। कामेन राइडर ज़ो के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और डायरेक्शन स्टाइल को देख के तुम्हें हल्का सा टेस्ट मिल जाएगा कि जापानी लोग कम बजट में भी क्या क्या पागलपन कर सकते हैं। बाकी केता अमेमिया की मेरी फेवरेट फिल्म जेरम, मैं अपने चैनल में इसकी एक और बार बात कर चुका हूँ, खासकर इस सीन की जिसे मैं तुम लोगों को दोबारा दिखाने वाला हूँ क्योंकि इट्स टू गुड। 30% बजट इसी सीन में गया है। पिछले साल ही मैंने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टोकुसात्सु फ्रेंचाइज की लेटेस्ट फिल्म गोजीरा -1 देखी थी। कम बजट की बात करते करते इस तरह की खूबसूरती में आ चुके हैं, उस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये फिल्म इतनी धाकड़ लगी मुझे। पूरा मेलंखोली एटमॉस्फेयर। गोजीरा जब पहली बार सिटी में कदम रखता है तो वो ऐसा खौफनाक सीन था। हम लोगों को कैरेक्टर से इतना क्लोज करने के बाद फिर जो ये फिल्म दिल को ऐसा धक्का देती है ना, भाई साहब बहुत ज्यादा इंटेंस था वो। एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए इस तरह का दुख मुझे काफी सालों बाद फील हुआ था। अब टोकुसात्सु ऐसे तो जापानीज टर्म है, लेकिन अमेरिकन बी मूवी डायरेक्टर्स भी कम बजट में बोंकर्स स्टोरी टेलिंग करने में पीछे नहीं थे, और इस मामले में रॉजर कॉर्मैन के अलावा और कोई नाम यहाँ आ ही नहीं सकता है। इस आदमी ने हॉलीवुड साइफाई फिल्म के लिए इतने योगदान दिए, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी इस जॉनरा के लिए, लेकिन फिर भी उनका उस स्तर पे नाम नहीं लिया जाता, जो कि काफी सैड बात है। तुम लोग एक बार जाके इनकी फिल्मोग्राफी पे नजर फेराना, तुम्हें हैरानी होगी कि कितने फेमस डायरेक्टर्स को इन अंकल ने इनिशियल पुश दिया था। इस वीडियो में मैं इनकी 1975 की फुल कैंपी बी मूवी डेथ रेस 2000 की बात करना चाहता हूँ। तुम इस आईपी के पॉपुलर रीमेक को अच्छे से जानते होगे, जेसन स्टैथम जिसमें कास्ट हुआ था, लेकिन दोनों मूवीज में जमीन आसमान का फर्क है। रीमेक का मेन कॉन्सेप्ट था कि रेस में अपने कॉम्पिटिशन को मार के सोल सर्वाइवर विनर होगा। ओरिजिनल में प्योर हरामखोरी थी। इसमें अपने कॉम्पिटिटर्स को तो मार ही सकते हो, लेकिन असली गिमिक में इन्हें पेडेस्ट्रियंस को मारना रहता है। जीटीए फैन की आंख चमक गई होगी। तो आदमी के 10 पॉइंट, बच्चों के 20 और सबसे बेस्ट बूढ़ों के 50। ये पॉइंट सिस्टम सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर इन वियर्डली मॉफ्ड रेस कार्स का डिजाइन देखो, जैसे एडल्ट्स खिलौने लेके आ गए। ये सारे कैरेक्टर्स भी बिल्कुल ऐसे गूफी वे में एक्ट कर रहे होते हैं। अपना रैम्बो भाई को इतना फन कैरेक्टर प्ले करने को मिला हुआ है। रेस के नाम पे रेस जैसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी से भरा कार्नेज है। ये सबके साथ सटल मेटा कमेंट्री करते हुए इंटरेस्टिंग स्टोरी भी चल रही होगी, जो कि ऐसे फिल्म से उम्मीद भी नहीं कर सकते तुम। ओवर द टॉप एब्सर्ड एक्शन के साथ सुंदर लड़कियों के वस्त्रों का निछावर करा दो। मिल गया तुम्हें सक्सेसफुल अमेरिकन टोकुसात्सु फॉर्मूला। इस ओजी फिल्म का एक सीक्वल भी आया है, डेथ
थ्रेस 2050। प्लॉट लाइन ऑलमोस्ट सेम है और मॉडर्न एज की वजह से कुछ चीजें टोन डाउन करनी पड़ गई है, लेकिन पॉलिटिकल सटायर अभी भी जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है। किस फिल्म में तुम्हें ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे? But today's slow start may mean a 187 on Minerva's chances for victory. Tell me who? Tell me the fuck who? Bitch been stealing my scores like white people been stealing from us since the beginning. Ain't nothing new here. I'm gonna tell you what I'm gonna do though. I'm gonna grab her blonde hair and rip it out of her cracker. ये किस फिल्म की एंडिंग ऐसे डायलॉग इंटरेक्शन से होती है? So what happens to us? Well, somebody needs to repopulate. अब इस सेक्शन में मैं मेरे फेवरेट टोकुसासु लेजेंडरी सीरीज की जल्दी बात करके निकलना चाहता हूँ, सुपर सेंताई। मैंने ऑलरेडी डेका रेंजर और गोकाइजर पे वीडियो बना दी और कीरा मेजर पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता कि अभी तक कि मैंने जितने भी सुपर सेंताई चालू किए एक से भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। जैसे मुझे इतने सालों से कहीं छुपा हुआ खजाना मिल गया है। तुम्हें चालू करना है तो अभी तक की मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट डेका रेंजर और गोकाइजर तो है ही। इनके अलावा मुझे समुराई सेंताई शिनकेंजर बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है। कास्ट केमिस्ट्री डेका रेंजर के लेवल पे, आगे जाके कहो ये मेरे रैंक 1 में भी हो सकते हैं। मुझे कार रेंजर और कीरा मेजर दोनों की एब्सर्डनेस इतनी धाकड़ लग रही है। कार रेंजर तो पूरा का पूरा भोंग करने से, विलेन को हराने से ज्यादा इन लोग अपने में चुतियापा करते रहते हैं। फिर कीरा मेजर को मैं छोटे में होलसम क्रिंज का टाइटल दे देता हूँ। या मैं सच में इनकी इज्जत कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट के साथ भी ये शो देखने पे तुम्हें इतना रैंडम फील होगा। फिर सीरीज फेवरेट योदोना के मैंने फैन से चर्चे सुने थे और मुझे इसका हाइप बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये लड़की जब जब स्क्रीन में होती है ऐसे वियर्ड करिश्मा छोड़ती है, बेफिजूल में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हंसने लगना। और फिर इसका सिग्नेचर धागड़। मुझे डॉन ब्रदर्स का कास्ट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा यूनिक लगा। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स उच्च कोटि के बुद्धू है। रेड और येलो के अलावा बाकी सेंताई सूट्स या कह दो सीजीआई को रखने का डिसीजन मुझे बिल्कुल बेकार लगा। बाकी एक भाई ने मुझे क्यू रेंजर काफी रिकमेंड किया था, तो हार्ड डिस्क की स्पेस खाली होते ही उसे चालू कर दूंगा। अब आते हैं नॉन एनिमे में। डिसिप्लिन एट लास्ट एक लाइट हार्टेड शो रिकमेंड हुआ। ये देखो बालाजी टेलीफिल्म्स वालों ने इसे एनिमेट किया है। भाई 3 लड़कियां क्लास के बीच आके भाई को कोने में ले जाके कोने में करने वाली क्रिया करने लगी और बाकी लोग मस्त अपनी पढ़ाई करे जा रहे हैं। इतना इंद्रियों में संयम तो महात्मा गांधी को ना हो। मेन कैरेक्टर नए स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ 90% लड़कियां ही होती हैं। हर एक क्लब की हेड लड़कियां ही हैं और सबके सब मेन कैरेक्टर को दबोचना चाहती है। इस बेसिक प्रीमाइस से लेकर न जाने क्या क्या ही शिनायनिगन्स स्कूल में होने लगेंगे। आखिरी एपिसोड तक तो भाई टैंक्स और आर्मी आ गई। छिचोड़ता अब हर प्रकार के जॉनरा में पाया जाने लगा है। दुनिया भर के सारे मीडियम्स की बात कर दी और मेरे फेवरेट मीडियम की बात ना करे तो कैसे काम चलेगा ना। तो वीडियो गेम्स रिसेंटली मैं धीमे शिन मेगामी 10 से डिजिटल डेविल सागा खेल रहा हूँ। कितना कठिन नाम रखा है। काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड JRPG SMT गेम होने के बावजूद भी प्रोग्रेशन सिस्टम उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मेन सेलिंग पॉइंट सेटिंग है जो कि हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेटिंग है जहां लोग अलग अलग फैक्शंस में बढ़ गए और सारे फैक्शंस स्टेलमेट पोजीशन में। वर्ल्ड के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर है जिसके टॉप पे एक तरीके से कह दो इस वर्ल्ड के हायर अप्स रहते होंगे। उस टॉप प्लेस का नाम निर्वाण है। प्लॉट यहाँ से चालू होता है कि इन फैक्शंस की मीटिंग बुलाई जाती है और कह दिया जाता है कि एक दूसरे को मारो, जो लास्ट सर्वाइवर होगा उसे निर्वाण में एंट्री मिल जाएगी। सबसे बेस्ट टच ये था कि इन फैक्शंस के होम बेसेस को हमारे ह्यूमन बॉडीज के 7 चक्र का नाम दिया गया है। मेन कैरेक्टर्स के होम बेस का नाम मूलाधार है जो कि सबसे लोएस्ट चक्र होता है और एक एक करके तुम बाकी सारे अपर चक्र के नाम के बेसिस को हराते आखिर में तुम्हें निर्वाण में एंट्री मिल जाएगी। काफी फैसिनेटिंग आइडिया लगा ये मुझे। बाकी देखो कब तक खत्म करूंगा, फिर को वीडियो भी बना दूं। एक और गेम जिसकी राइटिंग और सेटिंग ने मुझे ऑस्ट्रक किया हुआ है, ब्लड ओमेन लेगेसी ऑफ केन। इस पे मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें अगर इसकी स्टोरी बेचना चाहूंगा तो गॉड ऑफ वॉर ट्रिलॉजी की पूरी स्टोरी को एक गेम में फिट कर दो। एक्चुअली गॉड ऑफ वॉर ने ब्लड ओमेन की स्टोरी से इतना कुछ उठाया है। पूरी क्वेस्ट लाइन समझ लो हूबहू उठा के रख दी गई है। उसमें भी गॉड्स क्रेटोस से अपने डर्टी वर्क्स कराते थे, यहाँ पे भी वही है, बस केन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि क्रेटोस का नो चिल एटीट्यूड भी केन की ही देन है। अंतर इतना है कि क्रेटोस को एक ट्रेजिक एंटी हीरो की तरह लिखा गया है। केन तुम्हारा प्योर विलन है। ये आदमी अपने दुश्मनों को मारता भी है तो उनके मुंह पे ईविल लाफ करता है। एजी गॉथिक डार्क फैंटेसी। मॉडर्न गेमर्स को इसका प्रेजेंटेशन और गेम प्ले काफी आउटडेटेड लगेगा। खासकर लोडिंग टाइम इस गेम की बहुत ज्यादा अनोइंग है। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तुम्हें एजी जेल्डा खेलना है जिसमें डिस्टर्बिंगली खूबसूरत राइटिंग की गई है तो यूर वेलकम। अब वो गेम जिससे मैं वियर्डली एडिक्ट हो चुका हूँ, कल डिसेप्ट। इसको खेलना जितना ज्यादा इंट्यूटिव है उससे ज्यादा टफ इसे एक्सप्लेन करना है। JRPG के कॉम्बैट के नाम पे तुम एक बोर्ड गेम खेल रहे हो जिसको इसके फैंस मोनोपोली और मैजिक द गैदरिंग का कॉम्बिनेशन कहते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने कार्ड्स का एक डेक बिल्ड करना है, फिर बोर्ड पे बेसिक डाइस थ्रो करो। इन स्पेसेस में तुम अपने किसी भी एक मॉन्स्टर को रख सकते हो। वो लैंड अब तुम्हारा हो गया। अब
तुम्हारा ओपोनेंट उसी स्पेस में लैंड कर गया तो उसे टोल देना पड़ेगा, या तो फाइट करके तुम्हारे मॉन्स्टर को हरा दे तो वो लैंड उनका हो जाएगा। अब बेसिक मोनोपोली की तरह तुम अपने लैंड्स को अपग्रेड कर सकते हो। उससे लैंड का प्राइस तो बढ़ेगा ही, साथ में तुम्हारे क्रिएचर्स और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इसके अलावा और भी मैकेनिक्स की डेप्थ है, जैसे क्रिएचर को उनके एलिमेंट वाले लैंड में समन करोगे तो उन्हें स्टैट्स बोनस मिलेगा। और हर डेक बिल्डिंग गेम के तरीके हर एक कार्ड का कुछ ना कुछ यूनिक गिमिक है, और फिर तुम नए नए सिनर्जीज फिगर आउट कर सकते हो। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल स्कोप समझ लो इन्फिनाइट है, अगर साथ में दोस्तों खेलने के लिए तो और बढ़िया। इस वीडियो में ऑलरेडी बात की है नॉन एनिमेस के अलावा और 3 पॉपुलर डिमांड में थे जिन्हें मैंने पढ़ देख लिया है, वाटर ओवरफ्लो, क्वीन बी और साइमन शेशिडो। क्वीन बी को छोड़ के बाकी दोनों बेसिक डीजेनरेट स्टफ है। एक में घोचू सा मेन कैरेक्टर अपनी सारी इर्द गिर्द की कैरेक्टर्स पे हाथ मार लेता है, फिर इसका राइवल लौंडा एनिमे हिस्ट्री का सबसे बेचारा बंदा है। फिर दूसरे में किसी स्कूल के काउंसलर के पास हिप्नोटाइजेशन की पावर आ जाती है, और तो समझ जाओ ऐसे लार चुआता आदमी उन शक्तियों का किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। क्वीन बी की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, काफी डार्क जगह भी चली जाती है, सिचुएशन को काफी ग्राउंडेड रियलिस्टिक रखने की कोशिश की ऑथर ने, और मेन कैरेक्टर का काफी धाकड़ कैरेक्टर आर्क है। मुझे काफी टाइम हो गया है इसे और वाटर ओवरफ्लो को पढ़े हुए, तो प्लॉट एलिमेंट्स इतने साफ नहीं है, लेकिन क्वीन बी में वो मदर वाले कैरेक्टर की कंट्रोवर्सी मैं जिस साइड में पढ़ा था उसके कमेंट्स में जो लोग ऑथर को गाली दे रहे थे ना, मानवा से ज्यादा उन कमेंट्स में लोगों के रिएक्शन देखने में मजा आ रही थी। अब हम वीडियो के आखिरी सेक्शन में आ चुके हैं, इस समय की मेरी टॉप 3 फेवरेट फिल्म्स। मैंने इस मंथ बॉन्ग जून हो अंकल की मिकी 17 देखी। इस फिल्म का भी मुझे काफी समय से इंतजार था। अंकल की पैरासाइट मेरी कह दो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। मिकी 17 अभी काफी नई फिल्म है, तो मैं तुम्हें प्लॉट प्रीमाइस तक स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि सारा मजा वही है। मैं चाहता कि तुम जाके बस देखो, या जैसे भी देखते हो देख दो। फिल्म का पहला हाफ वन ऑफ द कूलेस्ट स्पेकुलेटिव स्टोरी टेलिंग है। सेकंड हाफ का पॉलिटिकल सटायर उतना कुछ मुझे अट्रैक्ट नहीं करा, मतलब पैरासाइट भी काफी पॉलिटिकल थी लेकिन वो थोड़ा सटल अप्रोच अपनाती थी। इसके बाद भी ओवरऑल फिल्म काफी प्यारी है। इस साल की शुरुआती नॉस्फेरातु से हुई और फिर अब मिकी 17 मेरे नजरों से ऑलरेडी सेटिस्फाइंग साल हो चुका है। मैं रेडी प्लेयर 1 के बारे में जानता था लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को काफी समय से इग्नोर कर रहा था। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने इसके लिए मुझे हाइप किया, तो स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी प्लेयर 1 तुम्हारी बेसिक टीनेजर अगेंस्ट बिग कॉर्पोरेशन वाली मूवी है। पूरा का पूरा मजा इस फिल्म का पॉप कल्चर रेफरेंस है। अगर तुमने ये फिल्म नहीं देखी है और तुम्हें देखने का मन है तो इतने में स्किप कर दो, क्योंकि मैं इस फिल्म की मेरी फेवरेट पॉप कल्चर रेफरेंस की बात करने जा रहा हूँ। भाई मेन विलन को फिनिशिंग मूव में कोई कैरेक्टर हाथोकन और फ्लैश किक मारे, मैं सोल्ड हो गया। रेस ट्रैक्स में किंग कॉन्ग फ्रीली मंडरा रहा है, साला गोरो यहाँ पे टहल रहा है, जीनोमॉर्फ ये देखो बैटल टोड्स भाग के आ रहे हैं, सबसे धाकड़। इस फिल्म ने लेजेंडरी हॉरर फिल्म के रेफरेंस में पूरा का पूरा एक लेवल बना दिया है। द शाइनिंग, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उस फिल्म के आइकॉनिक सीन्स का कोलाज बना दिया हो। वैसे तो शाइनिंग तो आज की हर एक मूवी में दिखी जाती है, लेकिन उसके बाद भी एक्साइटमेंट तो होती है ना जब अपने फेवरेट पॉप कल्चर को दूसरे में रेफरेंस होते देखने में। फुल फैन सर्विस वाली मूवी है। मेका गोजिरा और गंडम वाली फाइट, भाई साहब चिल्स। अब देखो आज की वीडियो की आखिरी मीडिया की बात करने का समय आ चुका है, तो थोड़ा गंभीर माहौल बना लेते हैं। इस मूवी के बारे में भी मैं काफी समय से जानता था, लेकिन इतना क्लीशे नाम है कि हमेशा भूल जाता था। 1981 की पोजीशन, हैंड्स डाउन मेरी रिसेंटली वॉच्ड हॉरर मूवीज में इसे सबसे टॉप पे रखूंगा। हस्बैंड वाइफ का टॉक्सिक मैरिज उठाओ और एग्रेशन का लेवल 100 पे रख दो, तुम्हें ये फिल्म मिलेगी। दोनों एक दूसरे के साथ इस फिल्म में कुछ देर भी रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मतभेद और वायलेंस होता है, और ऐसे एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेटेड इमोशंस में इनकी ओवर द टॉप हरकतें। हर कैरेक्टर इतना वियर्डली एक्ट करता है और डायरेक्शन स्टाइल भी उसी वियर्डनेस को भर के हाईलाइट करती है। तुम्हें भी इनके साथ खड़े होने में बड़ी घुटन होगी। कैमरा हमेशा क्लोज अप में रहेगा, जहां चाहो वहां पे अनइंट्यूटिवली कट्स लग रहे। ये कैरेक्टर्स अगर रोड पे निकलेंगे तो शॉट हमेशा चौराहे का ही होता है। जैसे शॉट भी हमें बता रहा हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों अभी भी चौराहे पे ही अटके हुए। और चौराहा तो हमेशा कैओटिक होता ही है इनकी रिलेशनशिप की तरह। एक्चुअली सारे शॉट इनके इसी मोटिव में चलते हैं। फिल्म में डायरेक्ट हॉरर भी है ही। ये औरत अपने पति से दूर एक नया फ्लैट लेके रह रही होती है और उस जगह अलग ही स्तर का एल्ड्रिच हॉरर चल रहा होता है, लेकिन असली खौफनाक चीज इस फिल्म के सटल हॉरर में आपसी मतभेद के समय एक दूसरे पे जाहिलों की तरह चिल्लाने से धीमे धीमे ये दोनों के दोनों अपनी सैनिटी खोने लगते हैं, और उस बीच दोनों में हल्की सी शांति होती है, और फिर हमें इनका क्लोजअप दिखाते हैं। Do it again. ये सीन ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं इस चीज से फैसिनेट हो रहा था कि एक ह्यूमन चेहरा ऐसे खौफनाक अनडिस्क्राइबेबल एक्सप्रेशन बनाने की क्षमता रखता है। पिछले साल की हॉरर फिल्म्स वाली वीडियो में मैंने मैड्स को अपनी फेवरेट कहा था। मैड्स का मेन भूत चढ़ने वाला कॉन्सेप्ट और उस फिल्म का मेरा फेवरेट नॉर्मल इंसानों का पागलों की तरह बिहेव करना इसी फिल्म से इंस्पायर्ड था। इस फिल्म का एक पूरा सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को फुल इंसेन मोड में एक्ट करने को दे दिया है, और उस वजह से हमें हॉरर सिनेमा का मोस्ट सरियल पोजेशन सीन देखने को मिला। भयानक पागल वाली मूवी थी। इजीली मेरी ऑल टाइम फेवरेट हॉरर मूवी हो चुकी है ये। पता नहीं कैसे इसे अभी तक मैंने नहीं देखा था। तो भाई लोग, बहन लोग और पजेस लड़कियों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो होप तुम लोगों ने वीडियो एंजॉय की, और कुछ भी कहने को तो है नहीं मेरे पास, तो अगली बार मिलते हैं। चलो अब सो जा जाके।